जगदीश धनखड़ का इस्तीफा, सत्ता, सम्मान और संघ के बीच फंसा एक जाट नेता। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज का ये विशेष अंक, जहां हर खबर को उसकी गहराई, गरिमा और गर्मी के साथ आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद में से एक पर था, लेकिन अब अपने ही बनाए राजनीतिक जाल में उलझकर बाहर निकल गया है। बात हो रही है जगदीप धनखड़ जी की। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा अचानक से नहीं था, इसके पीछे भी एक कहानी थी। राजनीति है, विचारधारा है, सत्ता की दूरी है और बहुत सारा ईगो भी इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जब धनखड़ ने छोड़ा सिंहासन, बीजेपी से मोहभंग, या ये है राजनीतिक स्टंट। धनखड़ की कहानी शुरू होती है साथियों साल 1989 से, जब वे चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से राजनीति में आए और जनता दल के टिकट पर पहली बार वो लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और लोकसभा में पहुंच भी गए। इसके बाद वीपी सिंह की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। सरकार गिरी और धनखड़ कांग्रेस में चले गए। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसका आज वो विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की टिकट से विधानसभा लड़े और जीते भी, और फिर एक दौर ऐसा भी आया जब वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे, करीब आ गए थे। ये साल 2016 था। 2016 में बीजेपी की लीगल सेल के प्रमुख वो बने और साल 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया। साल 2019 से 2022 के बीच धनखड़ ने एक अलग ही अपना रूप दिखाया। ममता बनर्जी की सरकार से टकराव, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स, टीवी इंटरव्यूज, ऐसा लग रहा था जैसे राज्यपाल कम और विपक्ष के वो प्रवक्ता ज्यादा हैं। और शायद यही चीज भाजपा को उनके अंदर पसंद भी आ गई थी। साल 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। एक जाट नेता को दिल्ली की सत्ता में ऊंचा पद देकर पार्टी ने सोचा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोट बैंक को एक बार फिर से साधा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? साल 2024 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी 12 सीटें हार गई, वहीं हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हार गई और पश्चिमी यूपी में जाट नेताओं की हार, और इन सबसे ऊपर धनखड़ का असर जीरो। मतलब साफ था, जो मुट्ठी बंद थी वो खुलने पर रेत निकली। धनखड़ धीरे धीरे बदल रहे थे, उनका रुख आलोचनात्मक हो गया था। सबसे पहले वह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम यानी कि एनजेएसी पर बोले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो घेरा ही, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी लपेटे में ले लिया और बोले, सरकार ये बिल फिर से क्यों नहीं लाई। अब यहाँ बात ये नहीं है कि उन्होंने गलत कहा, बहुत सी बातें सही भी कही थी, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की एक मर्यादा होती है और बीजेपी की परंपरा हमेशा रही है, पार्टी लाइन से हटो तो एग्जिट का रास्ता आपके लिए तैयार है। धनखड़ ने इसे समझा नहीं या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक घटना ऐसी हुई जिसने शायद पूरे घटनाक्रम को ट्रिगर कर दिया। धनखड़ ने एक सार्वजनिक मंच से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुनती, ये प्रदर्शन में आएंगे लेकिन फिर भी अनसुना किया जाएगा। ये बयान सीधा प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय पर सीधा सीधा हमला था, सीधी चोट थी। शिवराज की चुप्पी बताती है कि वो कितना इसको झेल गए थे, लेकिन पार्टी में इस घटनाक्रम के बाद सबको समझ आ गया था कि धनखड़ अब कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। साथियों, अब आते हैं संसद के मौजूदा मानसून सत्र की तरफ। सोमवार को राज्यसभा में धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अचानक से बोलने की अनुमति दे दी, बिना बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लिए। ये एक संकेत था कि उपराष्ट्रपति अब विपक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं। और फिर आया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का मुद्दा। धनखड़ ने बिना सरकार को बताए राज्यसभा में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहीं अब सरकार को लगने लगा कि ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये राजनीतिक विद्रोह है। बीजेपी को सत्यपाल मलिक की याद आने लगी।
वो भी कभी गवर्नर रहे, फिर केंद्र सरकार पर हर मंच से हमला बोलते रहे। धनखड़ में सब कुछ सत्यपाल मलिक जैसा बीजेपी को दिखने लगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए खुद को अगला मसीहा बनाने की कोशिश। धनखड़ ने जेएनयू में कहा कि साल 2027 में मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये बयान सीधे संकेत थे कि धनखड़ राजनीति में वापसी का ट्रैक बना रहे हैं। 23 जुलाई की दोपहर 3:53 पर उपराष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है कि धनखड़ राजस्थान दौरे पर जाएंगे। 4 बजे तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा अनशेड्यूल्ड मीटिंग राष्ट्रपति से होती है शाम 7:30 बजे, और उस समय दिया जाता है इस्तीफा। राष्ट्रपति कार्यालय ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ऐसे सार्वजनिक किया गया है। प्रधानमंत्री का एक ठंडा सा ट्वीट भी आता है इसके बाद। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने देश सेवा करी, उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। मतलब साफ था, गुड रिडेंस, अच्छा हुआ आप चले गए। जिस विपक्ष ने धनखड़ को बीजेपी का एजेंट, प्रधानमंत्री का चमचा, संवैधानिक लाचार तक कहा था, अब वही विपक्ष कह रहा है इस्तीफा वापस लो। आखिर क्यों? क्योंकि अब धनखड़ बीजेपी से दूर जा चुके हैं, और राजनीति में सबसे तेज होता है गंध पहचानने की सेंस। विपक्ष को लगने लगा अगर ये आदमी बीजेपी को काटने लगेगा तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अब आप ही देखिए, जैसे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू राहुल गांधी ने किया था, वैसे ही जगदीप धनखड़ भी जल्द ही आपको वहां नजर आ सकते हैं कांग्रेस के न्यूज एक्सप्रेस में। इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी और संघ दोनों को बहुत गहरा सबक दिया है। सबक ये कि बाहर के लोगों को लाकर उन्हें ऊंचे पद देना भरोसे का सौदा नहीं होता। धनखड़ बीजेपी की विचारधारा से कभी भी नहीं जुड़े। वो सत्ता में थे, विचार में नहीं। सत्ता गई तो जुड़ाव भी गया। तो साथियों, ये था आज का विशेष अंक, एक जाट नेता की सत्ता से विदाई और संभावित बगावत की कहानी। क्या जगदीप धनखड़ वाकई सत्ता से दूरी बनाकर संविधान के मसीहा बनेंगे या कांग्रेस के हाथ का अस्थायी हथियार? ये तय करेगा आने वाला समय। तब तक आप बने रहिए एमडी हिंदी न्यूज के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगली बार जब कोई उपराष्ट्रपति कुछ ज्यादा बोले तो समझ जाइए कहानी फिर से लिखी जा रही है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।